अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन तैमूर जखड़। आज सियासी तौर पे बड़ा गर्मा गर्म दिन था, काफ़ी सारी अपडेट्स हुई हैं और काफ़ी सारे आप कह लें कि ऐसे काम हुए हैं जो तारीख़ में पहले कभी नहीं हुए। सबसे अहम काम तो मरियम साहिबा का ये जो पहली बतौर ख़ातून वज़ीर आला उनकी जो पहली एक तकर्री हुई है, या आप कह लें कि जो उनकी सिलेक्शन हुई है, उसके ऊपर ही है कि आज उन्होंने हल्फ उठा लिया है। आज वो मुंतखब हो गई हैं ऐवान में से, जो ऐवान अभी तक मुतनाज़ा है और अभी तक उसके तकरीबन 100 के करीब अरकान के ऊपर केसेस चल रहे हैं, बशमूल मरियम बीबी। उनके अपने हलके के ऊपर भी उम्मीदवार महज शराफत ने जो है केस कर रखा है और अभी तक वो उसका भी फ़ैसला नहीं आया। उसके बावजूद भी आज वो वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं। आज पंजाब असम्बली की वो 31वीं वज़ीर आला बनी और अपनी ख़ानदान की वो चौथी वज़ीर आला हैं, एक ही ख़ानदान से वो। और उसके बारे में वो ख़ुद भी कहती हैं कि उनका ख़ानदान जो है रॉयल फैमिली है और रॉयल फैमिली का चौथा रुकन जो वज़ीर आला बन गया है। दूसरी अहम जो पेशरफ्त हुई है, जो आज की अहम ख़बर है, जो काबिल ज़िक्र है, वो ये है कि पंजाब में दूसरी मरतबा नून लीग और PTI की टसल में दूसरी मरतबा ऐसा हुआ कि मुतबादल असम्बली क़याम का ऐलान कर दिया गया है। पहली बार तो खैर ऐवान में मौजूद लोगों के दरमियान ऐसी आप कह लें टसल बनी थी जून 2022 में, कि जब हमज़ा शहबाज और जो है अपना परवेज़ लाई, उन्होंने अलग अलग इजलास बुलाए थे और ख़ासा हंगामा भी हुआ था, ख़ासा अखराजात हुए थे और उसके बावजूद नतीजा कुछ नहीं निकला था। आज जो हुआ है वो ये हुआ है कि जो PTI के अरकान हैं, जिनका दावा है कि वो फॉर्म 45 के तहत विनर है, उन्होंने चैलेंज किया है और असम्बली क़याम का ऐलान किया है कि जी वो अपनी बाकायदा असम्बली कायम कर रहे हैं और बाकायदा उन्होंने हल्फ उठाए हैं और इंदिया दिया है कि वो जल्द इजलास बुलाकर उसमें स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर आला और काबीना का भी ऐलान करेंगे। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है पंजाब में। मुझे आइंदा चंद रोज़ में मज़ीद जो सियासी हिद्दत है वो एक्सलरेट होती हुई नज़र आ रही है। मुझे मार कुटाई नज़र आ रही है, क्योंकि इलेक्शन से पहले आपको याद हो तो किस तरह से एक जमात के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया गया और तमाम हदें पार की, जो माजी में हमने कभी नहीं सुनी ना देखी थी। वो सब कुछ हुआ सिर्फ इंतखाबात से बाहर रखने के लिए, और फिर भी उस जमात का दावा है कि वो जीती है और जीतने के बाद तो यकीनन उनको जब हराया गया, या जो उनका कहना है कि उनको हराया गया, उसके बाद तो यकीनन उनके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होगा। इस हवाले से मैंने पहले भी एक इतला दी थी कि बहुत जल्द दोबारा उनके खिलाफ तेज़ी आने वाली है और इस दफ़ा लंबे अरसे के लिए वो जेलों में रहने वाले हैं। पहले तो शायद कुछ रहे, कुछ पहले ही भाग गए, लेकिन इस दफ़ा वो लंबे अरसे के लिए जेलों में रहने वाले हैं। ये एक बड़ी ही ख़तरनाक सिचुएशन मुझे अपने अवाम के लिए, अपने लिए, ख़ुद के लिए भी, क्योंकि अगर इस तरह का कहते हैं ना गुलशन का कारोबार नहीं चलेगा तो अवाम मज़ीद महंगाई में पिस जाएगी। बड़े कारोबारी हालात 2 साल से मुतासिर हैं, अब मज़ीद मुतासिर होने का ख़दशा है, क्योंकि हुकूमत को काम करने नहीं दिया जाएगा, जो कि बड़ी गलत चीज़ है। मरियम बीबी ने आते साथ ही जब हल्फ उठाया तो साथ ही अपनी तकरीर में कुछ ऐलानात भी किए हैं। मैं सिर्फ सरसरी उनका तज़किरा करना चाह रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें उसमें से पूरी हो सकती हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद वो मुकम्मल ना कर पाएँ, या उन्होंने ऐलानात क्या क्या किए हैं। सबसे पहले तो ये हेल्थ कार्ड बहाल कर दिया है। ये बहाली वाला लफ्ज़ मुझे समझ नहीं आता इससे क्या मुराद है। हेल्थ कार्ड पर उन्होंने बड़े एतराज़ात उठाए, उसके बड़ी ऑडियो भी रिलीज़ हुई जिसमें कहा गया कि हेल्थ कार्ड को फौरी बंद कर दिया जाए, और बाद में भी वो गाए गए उस पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाती रहीं। लेकिन चंद दिन पहले उन्होंने दावा किया कि हेल्थ कार्ड तो उनकी अपनी तख्लीक थी, उनके अपने वालिद साहब ने ये हेल्थ कार्ड जारी किया था और क्रेडिट लेना शुरू कर दिए हेल्थ कार्ड के। अब उसको बहाल करने का भी इंदिया दे दिया है कि उसको फौरी तौर पे बहाल कर दिया गया है। तो ये रोका क्यों गया था? सबसे मेन सवाल तो हमारा यही होगा कि फिर 1.5 साल भी उनकी हुकूमत रही है, तब क्यों नहीं बहाल हुआ और रोक के क्यों रखा गया था? क्या सिर्फ सियासी एक पॉइंट स्कोरिंग करनी थी, अपनी तस्वीर लगानी थी? यकीनन इनकी तस्वीर लगेगी, ये मैं आपको बता दूँ। दूसरी जी, दानिश स्कूल्स जो पहले भी स्कैंडलाइज होके बड़े रहे थे, आपको याद होगा शहबाज शरीफ ने 2013 में सिलसिला शुरू किया था, बड़े स्कैंडलाइज हुए थे दानिश स्कूल। तो वो दानिश स्कूल जो हैं उन्होंने उसका दायरा कार हर ज़िला की सतह तक फैलाने का ऐलान कर दिया है। पहले भी शायद ज़िला की सतह पे थे, शायद कुछ बनने में रह गए थे या कुछ दोस्त नवाजे जाने से रह गए थे, तो अब उनकी बारी है। इसके बाद मेट्रो को हर डिवीज़न हेडक्वार्टर के लिए उन्होंने कहा कि मेट्रो हम जारी करेंगे। अभी तक 3 शहरों में तो मौजूद है जो डिवीज़न हेडक्वार्टर हैं, उसके अलावा ये तकरीबन मज़ीद 6 शहरों में इसका मतलब है मज़ीद जाएगी। और मेट्रो, जब भी मेट्रो आती है तो पैसा आता है, पैसा आता है तो फिर आपको पता ही क्या होता है। फिर कारोबारी सहूलतें देने का ऐलान किया गया है, अल्लाह करे ये ज़रूर फुलफ़िल हो। मैं कहता हूँ कि ये किसी भी हुकूमत से हट के, ये किसी भी
पार्टी से हटके, ये सबके ये एक ऐसा काम है जो हर सूरत होना चाहिए, और प्रायोरिटी पे ये होना चाहिए कारोबारी सहूलतें और कर्जे जो देने का ऐलान है इसको फिलफौर जारी करना चाहिए, ताकि मुल्क में सूबे में कारोबारी हालात बेहतर हों, आवाम को सुख का सांस ले सके। बड़े अरसे से इलेक्ट्रिक बाइक्स का ये नाम लिया जा रहा था, गालबन निगरान वज़ीर ने बांटे भी थे, कुछ 3000 बाइक्स का ऐलान किया था, ये शायद बांटी थी। ये अब उन्होंने भी ऐलान किया है कि तलबा और जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको ये दिए जाएंगे, शायद उस्ताज़ा का भी इसमें जिक्र है, ख़ुसूसन ख़वातीन उस्ताज़ा को इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी, और तलबा के लिए लैपटॉप्स और जो होते हैं टैबलेट्स वो देने का ऐलान किया गया है। ये एक अच्छा कदम है, इसमें चलें करप्शन का आता भी है जिक्र, तो मैं समझता हूँ बहरहाल ये अच्छा है कि खाता है तो देता भी तो है, तो ये कम से कम कुछ आवाम को तो जाता है। ये कोई ब्यूरोक्रेसी की गाड़ी तो नहीं है जो हर साल 2.5-3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ लॉस देके जाती है गवर्नमेंट को। वो लॉस ऐसे कि पुरानी गाड़ी 11 करोड़ की है, वो पौने पौने बेच दी जाती है, नई गाड़ी 15 करोड़ की ले ली जाती है, तो ये लॉस होता है। आईटी सेंटर्स के क़याम का कहा गया है, एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का कहा गया, ये अच्छे इकदाम है, ये सूबे की एक अच्छी इमेज पेश करेंगे, और ये होना भी चाहिए। आवाम का पैसा है, आवाम को कुछ सहूलत तो हो एटलीस्ट। जहाँ ये अशराफिया हर चीज़ मुफ्त ले रही है, हर इलाज की सहूलत मुफ्त ले रही है, खाना पीना अपने किचन तक मुफ्त कर लेते हैं, अपने रिश्तेदारों के घर सिक्योरिटी एहलकार खड़े कर दिए जाते हैं, वहाँ ये एयर एम्बुलेंस जैसे काम बड़े बेहतरीन हैं। डिजिटलाइजेशन ऑफ सर्विसेज, ये इंडिया की जो आम आदमी पार्टी है ये उससे मुतासिर मुझे लग रहा है, लेकिन ये अच्छा काम है, ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मैं हैरान हूँ कि ये 20 साल लेट किया जा रहा है। ये मुख्तलिफ सर्विसेज जो आप लेते हैं महकमों से, उसको डिजिटलाइज करने का भी इंडिया दिया गया है, और इस पर काम पहले भी हो चुका हुआ है ऑलरेडी। कई चीज़ें सर्विसेज डिजिटल है, नादरा पूरा डिजिटल है, हर चीज़ उसकी डिजिटल है, तो उसी से रिलेटेड हर जो डॉक्यूमेंट सरकारी होगा उसको भी डिजिटलाइज कर दिया जाए तो बहुत सहूलत होगी। सबसे मज़े की बात, आज इलेक्शन कैंपेन में फ्री यूनिट्स बांटे जा रहे थे, मतलब एक बंदा उठा 300, दूसरा उठा 300, खातून उठी उन्होंने 200 कह दिया। तो आज जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आई है तो बयान बदल गया है। बयान उनका आज ये था कि बिजली में रिलीफ देने की कोशिश करेंगे, कमेटी बिठा दी है, देखें क्या रास्ता निकलता है। एक चीज़ मुझे इनका एक बयान याद आ गया, शहबाज शरीफ साहब जब अपनी हुकूमत से उतरे थे 2018 में जो उनकी उतरी थी 13 वाली हुकूमत, तो वो अपने बहुत सारे बयानात से ऐसे ही अगले ही दिन वो मुकर गए थे कि जैसे वो लोड शेडिंग के खात्मा का बड़ा दावा करते थे। तो 6 या 7 जून गालबन उनकी डेट थी, 6 जून 7 जून, इफ़ आई एम रॉन्ग, जून का पहला हफ्ता ही था। उन्होंने जो तकरीर की अलविदा उसमें कहा कि आज के बाद हमारा कोई ताल्लुक नहीं, लोड शेडिंग जाने आप जाने। तो ये कुछ ऐसा ही बिजली वाला भी मुझे लगा है कि आप जाने और हम कोशिश करेंगे, अल्लाह जाने आगे। खैर अल्लाह करे कुछ बेहतरी आ जाए, लेकिन बहरहाल आज जो असम्बली में उन्होंने अपने रवैये का इज़हार किया उसका भी मैं तज़किरा करूँगा। उज़्मा कारदार जो पीटीआई की एमपीए थी और मुनहरिफ होकर फिर नून लीग में चली गई थी, यहाँ भी उनको मखसूस नशिस्त मिली है, वो असम्बली में मौजूद थी, और जब वो मरियम बीबी को मिलने के लिए उनके पास गई तो उन्होंने उनका हाथ बुरी तरह झटक दिया। अच्छा, ये रवैया वो बहुत सारे लोगों के लिए शायद नया हो, लेकिन ये माजी में ये जो करीबी जानते हैं उनको पता है कि पूरा जो ख़ानदान है उसका रवैया तकरीबन लगभग ऐसा ही है। ये कोई सियासी बात नहीं है, ये बिल्कुल ओपन बात है कि वो अमूमन आवाम से दूरी बनाए रखते हैं, और उनके रवैये में ख़ास किस्म का तकब्बुर का भी इज़हार चलता रहता है, और ये प्रोटोकॉल के आदी लोग हैं, और क्यों ना हो उन्होंने बचपन से ही देखा, उनको प्रोटोकॉल मिला है। और नवाज शरीफ भी जब अवाइल उम्री में थे और जब वो आए हैं जिस प्लेटफॉर्म से वो आए हैं, तो ये चीज़ उनकी मजबूरी भी थी कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द प्रोटोकॉल का हसार बनाया है। खैर आगे चलते हैं, थोड़ा सा मुतबादल असम्बली वाला भी आपको मैंने बता दिया है। तो कौमी असम्बली का सबसे एंड पे हम जिक्र करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास जो है अभी तक तनाज़ा बना हुआ था, अभी आगे भी उसका तनाज़ा ही बनेगा, लेकिन आज फैसला किया है स्पीकर ने सदर के इनकार के बावजूद इजलास बुलाने का वो ऐलान कर दिया। 29 फरवरी को इजलास बुला लिया गया है। सदर ने इतराज़ लगाया था दरख्वास्त पे कि ये क्योंकि ख़वातीन और मखसूस नशिस्तों का भी फ़ैसला नहीं हुआ है, ऐसी सूरत में वो एडवाइस नहीं करेंगे कि इजलास बुलाया जाए। उसके बावजूद भी अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए, कानूनी नुकात का इस्तेमाल करते हुए जो स्पीकर हैं उन्होंने राजा परवेज़ अशरफ ने इजलास तलब कर लिया है। सवाल वही बदस्तूर मौजूद है कि अगर इजलास भी बुला लिया तो कैसे आप पार्टी का तयन करेंगे, पार्टी पोजीशंस का, कि जब एक जमात को, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को अभी तक मखसूस नशिस्तें नहीं मिली। मखसूस नशिस्तें मिलने के वाले से भी अलग तनाज़ा है कि मिलनी चाहिए या नहीं, लेकिन जो अदालती फ़ैसले और पहले माजी की नज़ीर मौजूद है उसके तहत ये कोई लाजमी नहीं कि अगर लिस्ट पहले नहीं गई हुई तो दोबारा नहीं जा सकती। ऐसे केसेस मौजूद हैं जब पहले भी लोग बाद में आके मखसूस नशिस्तें मिलती रही हैं, लोग जीत के आए हैं और मखसूस नशिस्त
उनके साथ अटैच है, उनको मिलनी चाहिए। लिस्ट मैटर नहीं करती, और मखसूस हालात में तो ये वैसे भी लचक दिखानी चाहिए। खैर, आज की सियासी डायरी इतनी थी। कल इंशाल्लाह मज़ीद जो अपडेट्स होती हैं वो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।